नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का वोट युद्ध और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है। 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव होंगे और 10 मार्च को सभी राज्यों के नतीजे आएंगे। एक साथ नतीजे आएंगे। हालांकि चुनाव का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन इस बार बिना रैली, बिना रोड शो और शोर वाला ये चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने कोरोना संकट को देखते हुए 15 जनवरी तक सभी तरह के रोड शो, रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इस दौरान जो 5 लोगों की टीम होगी वो डोर टू डोर कैंपेन करेगी। इसको लेकर जो छोटे दल हैं उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं। उनको ये लगता है कि सोशल मीडिया पर प्रचार हो या फिर डोर टू डोर कैंपेन करने में वो लोग बड़ी पार्टियों से पिछड़ जाएंगे। तो ऐसे में बड़ी चिंता है और कि किस तरीके से वो लोग अपना चुनाव प्रचार करेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि यूपी में चुनाव ऐलान के साथ ही समाजवादी परिवार में मंथन शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल एक साथ बैठक करेंगे। अखिलेश और शिवपाल के बीच फोन पर बातचीत हो चुकी है। लखनऊ में अखिलेश और शिवपाल की बैठक होगी और चाचा शिवपाल लगातार भतीजे के साथ आने की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द चाचा भतीजे एक मंच पर होंगे और ये जो परिवार, जो कुनबा बिखरा था, उसको समेटने की पूरी कवायद की जा रही है। मुलायम सिंह यादव खुद इस बैठक में रहेंगे। राम गोपाल और शिवपाल, अखिलेश, चारों जो परिवार के बड़े नेता हैं वो बैठक करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस दौरान जो बड़ी बात है, जो चिंता है दलों की, रैली और रोड शो पर पाबंदी से छोटे दलों की चिंता बढ़ गई है। छोटे दलों ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि छोटे दलों के साथ ये ठीक नहीं हुआ है। और सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा है कि सभी दलों को समान अवसर मिलना चाहिए। चुनाव आयोग एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करे जिससे कि जो छोटे दल हैं वो लोग भी अपना चुनाव प्रचार कर सकें। चुनाव आयोग ने लागू किया है और जो वर्चुअल और डिजिटल की बात किया है, तो जो बड़ी पार्टियां हैं उनके पास तो संसाधन है, लेकिन जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं उनके पास संसाधन नहीं है। तो चुनाव आयोग को चाहिए, हम आपके माध्यम से चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि वो एक सिस्टम बनावे। जो भी सिस्टम बने, राष्ट्रीय पार्टियों को 1 घंटा दे, पूरे प्रदेश में उनको 1 घंटे का टाइम मिले, आधे घंटे का टाइम दें जो राज्य दल हैं। जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं उनको भी 5-5 मिनट 10 मिनट तक अपनी बात आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग को समय अपने मुट्ठी में लेकर के सबको समय देना चाहिए, तभी न्याय होगा। जो एक नई व्यवस्था चुनाव आयोग ने, तो कोरोना संकट को देखते हुए जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कहा है कि भाई रैली, रोड शो नहीं होंगे, डोर टू डोर कैंपेन आप कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 लोगों के साथ। आप डिजिटल मीडिया के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से अपना डिजिटल चुनाव प्रचार करिए, लेकिन छोटे दलों की चिंता वो वाजिब है। और इस दौरान बीएसपी सुप्रीमो मायावती कुछ कह रही हैं, सीधे ले चलते हैं, उनको सुनते हैं। उत्तराखंड व पंजाब आदि इन राज्यों की जनता में स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के प्रति विश्वास को कायम करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि चुनाव आयोग यहाँ अपनी आदर्श चुनाव आचार संहिता को पूरी सख्ती से लागू कराने के लिए ठोस कार्रवाई अवश्य करे, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हुए चुनावों के दौरान हर प्रकार की धांधली करने तथा सत्ता व धर्म का चुनावी स्वार्थ के लिए अनुचित इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति काफ़ी घातक रूप में बढ़ी है, जिससे चुनाव काफ़ी प्रभावित होता है और इसको लेकर पूरा देश भी काफ़ी चिंतित है। इतना ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ चुनावों में कोरोना के अति प्रकोप में भी जिस प्रकार से रैलियों व रोड शो आदि के जरिए चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया है, तो उससे भी पूरा देश काफ़ी हैरत में रह गया है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों से चुनावों को विशेषकर धार्मिक रंग देकर जिस प्रकार से संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति की जा रही है, तो उस पर भी
चुनाव आयोग को काफ़ी सख्त कदम उठाने की खास ज़रूरत है और इन मामलों में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों का निष्पक्षता के साथ बिना भेदभाव के कानून के मुताबिक काम कराने को सुनिश्चित करने के लिए भी ये जरूरी है कि सरकारी मशीनरी में चुनाव आयोग का कानूनी खौफ जरूर कायम रहे, तभी यहाँ चुनाव सही से संपन्न हो पाएंगे। हालांकि इस मामले में बीएसपी खुद ही एक अनुशासित पार्टी है तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता पर पूरी सख्ती से अमल करने की हिदायत अपनी पार्टी के सभी स्तर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं आदि को हमेशा देती रहती है। इसके साथ ही ये भी सर्वविदित है कि चुनाव को अपने देश में लोकतंत्र का खास त्योहार माना जाता है। लोकतंत्र में आम जनता को एक व्यक्ति व एक वोट के मताधिकार के जरिए अपनी राय व्यक्त करने एवं सत्ता को जिम्मेदार बनाने का संवैधानिक व लोकतांत्रिक हथियार चुनाव ही है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की बाधा व अड़चन आदि डालने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। ये सब चुनाव आयोग को जरूर देखना है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मैं अपनी पार्टी के बारे में इस संबंध में ये भी कहना चाहूँगी कि इस चुनाव में मुख्य चुनाव आयोग ने जो भी चुनाव आचार संहिता लागू की है तो उसका हमारी पार्टी पूरी ईमानदारी से पालन करेगी। ये भी मैं इनको अपनी पार्टी की ओर से विश्वास दिलाना चाहती हूँ। इसके साथ ही ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इसके लिए हमारी पार्टी का चुनाव आयोग से विशेष अनुरोध भी है, खासकर दलित व अन्य कमजोर वर्गों के लोग अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर अपना वोट डाल सकें। इस मामले में भी चुनाव आयोग को काफ़ी सख्त कदम उठाने होंगे, वरना इन वर्गों के लोग अपना वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। इसके अलावा आज मैं इस मौके पर खासकर यूपी की जनता से भी ये कहना चाहूँगी कि यदि यूपी की जनता यहाँ बेहतरीन कानून व्यवस्था तथा प्रदेश का संपूर्ण विकास एवं हर मामले में व हर स्तर पर अपना उद्धार एवं उत्थान आदि करना चाहती है। तो मायावती को आप सुन रहे थे, वो कह रहे कि चुनाव आयोग ने जो चुनाव का ऐलान किया है, जो गाइडलाइंस जारी की है, हम उसका स्वागत करते हैं और वचन देते हैं कि पूरी कड़ाई से इसका पालन करेंगे। लेकिन साथ साथ उन्होंने भी कहा कि आचार संहिता को पूरी कड़ाई से पालन कराए चुनाव आयोग, और उनकी अपनी भी चिंता है कि धार्मिक और इसको इस रूप में न लिया जाए। अगर जो लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करें उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और बाकी जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक राय जुड़ रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के नेता है, और हमारे संवाददाता अभिनव पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, सबसे पहले आपके पास आएंगे। देखिए, चुनाव का ऐलान तो हो गया, 15 जनवरी तक सभी तरह के रोड शो रैलियों पर पाबंदी भी लगा दी गई है, लेकिन छोटे दलों की चिंता अपनी है। छोटे दलों में सुभाषपा के अध्यक्ष को अभी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि भाई बड़ी पार्टियों का तो भाई अपना एक बड़ा जो है तंत्र होता है, सोशल मीडिया पर वो एक्टिव रहते हैं, मीडिया में भी उनको काफ़ी तवज्जो मिलती है, तो ऐसे में हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। और ये बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ दिया जाए, एसपी को भी छोड़ दिया जाए, तो बाकी जो छोटे दल हैं, जो नेता, जो पार्टियां हैं, उनके लिए चिंता वाजिब है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि कल जैसे ही आचार संहिता लागू हुई, चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी, उसके बाद जो 15 जनवरी तक की तारीख दी है कि 15 जनवरी के बाद हम फिर से रिव्यू करेंगे कि आखिर जो कोविड महामारी है उसका क्या रूप होता है, और उसी हिसाब से आगे की गाइडलाइन तैयार होगी। चुनाव आयोग करेगा, परमिशन देगा कि आप रैली कर सकते हैं, न रैली कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल उसने कहा है कि 5 लोगों के साथ आप डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया से लेकर आप जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी जो है बात को रखें। सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव की चिंता इस बात को है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी जो रैली निकाली थी
जो अपना रथ यात्रा निकाली थी वो पूरे उत्तर प्रदेश को अभी तक कवर नहीं कर पाए थे। ऐसी सूरत में अब बीच में कोविड गाइडलाइन के अनुसार अब वो हर जगह पहुंच नहीं पाए। मायावती के साथ चिंता है कि मायावती ने अभी तक कोई कैंपेन शुरू ही नहीं किया था। अभी वो इंतजार कर रही थी कि जब आचार संहिता लगेगी, टिकट का बंटवारा होगा, उसके बाद वो अपने कैंपेन को तैयार करेंगे। सुबसपा से लेकर छोटे दल निश्चित तौर पे उनकी चिंता वाजिब है कि उनके पर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, उतना उनके पास पैसा नहीं है, उतने लोग, उतने कार्यकर्ता नहीं है कि वो अपनी बातों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रख सकें और डोर टू डोर कैंपेन के साथ लोगों को उससे जोड़ सके हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में अगर आप देखिए तो बहुत बड़ा संगठन शुरू हो चुका है, बहुत बड़ा उनका संगठन। और इसके पहले भी जितनी भी बातें उन लोगों ने कही, ये पहले से उन लोगों ने 2 महीने पहले से तैयारी आप देखिए तो शुरू कर दिया था। पन्ना प्रमुख से लेकर सबको बाकायदे जोड़ने का काम उन लोगों ने कर दिया था। जो कार्यकर्ता है उन लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से वर्चुअल रैली की उनको आभास था कि वर्चुअल रैली जैसे चीजें हो सकती हैं, एलईडी वैन्स को खड़ा कर कर वर्चुअली वो अपना कर सकते हैं। इसके साथ साथ उनका संगठन अपना मजबूत है। तो वाजिब है, अखिलेश यादव की जो बात है वो सही है कि अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि थोड़ा सा उनको दिया जाए ताकि वो जो प्रत्याशी होता है वो डोर टू डोर कैंपेन तो कर सकता है, लेकिन उसके बड़े नेता जब तक नहीं आएंगे, जब तक रैलियों में लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे, जब तक अपनी बात नहीं रखेंगे, तब तक इसका इंपैक्ट पॉजिटिव रिजल्ट में नहीं जा सकता है। शायद इसीलिए ये लोग जो है इनकी चिंता इसी बात को लेकर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आपने देखा कि इसके पहले सारी जो रैलियां थी उन लोगों ने बाकायदे जन विश्वास रैली निकाली जिसमें उनके छोटे से बड़े नेता सारे निकले और उन लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश को कवर कर लिया और पूरे उत्तर प्रदेश तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो चुके हैं कि उनकी सरकार को लेके। इसके पहले मैं बता दूं कि उनको पता है कि जो अगर वो टीवी मीडिया का अगर वो इस्तेमाल करते हैं या पेपर का इस्तेमाल करते हैं, जहां बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, एडवर्टीजमेंट देकर वो अपनी बात को पहुंचा जा सकते हैं, लेकिन ये छोटे दल जो है उनके पास न तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है और न तो इतना पैसा है कि वो इस तरह की चीजों को खड़ा कर सके। और ये समय भी अब उनके पास नहीं। अगर यही चीज 1 महीने पहले 2 महीने पहले अगर चुनाव आयोग इस चीज का अगर आभास देता या एक साइन देता कि नहीं इस तरह की चीजें हो सकती हैं तो शायद वो लोग कुछ तैयारी कर सकते, लेकिन अब चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, आप किसी भी तरह की चीजों को वो कर नहीं सकते और उतना ज्यादा आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते। जी ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अभिषेक राय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब देखिए, चुनावी बिगुल तो बच गया है, चुनौती बड़ी है, गाइडलाइंस नहीं है और इसको देखते हुए आपको चुनाव मैदान में उतरना है, तो क्या तैयारी आपकी रहेगी? देखिए, हमारी जो बूथ लेवल पे कमेटियां है, हमारी वो बूथ लेवल के कार्यकर्ता बड़े मजबूत हैं जी। और अब हम बूथ लेवल से गांव-गांव पे जाके हम मैनेज करने का प्रयास करेंगे कि हम घर घर पे पहुंच पाए। रही बात, मैं अभी अभिनव जी की बात सुन रहा था, वो बात बिल्कुल सही है कि जब तक बड़े नेता नहीं आते तब तक एक जो एक इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट बनने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो हमारी चुनाव आयोग से मांग है कि भाई हमें भी जो हमारी विजय रथ यात्रा निकली थी अभी हम उसे कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि हम एक टारगेटेड प्लान के साथ चल रहे थे कि हम चुनाव, हमें भी एक्सपेक्टेड था कि फरवरी में होगा। तो हम चाहते थे कि हमारी 403 विधानसभाओं में सारी विधानसभा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजय रथ पहुंच जाए और उसमें हमने काफी कुछ विधानसभाएं कवर कर ली, लेकिन अभी भी बहुत सारी विधानसभाएं बची हुई। तो हमारा बहुत सीधा सा वो है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से काफी पूंजीपतियों का पैसा है, 3300 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड में मिला उन्हें और सारी चीजें। बाकी छोटी पार्टियां जैसे हो गई उनके पास ये चीजें नहीं है। किसी चीज को नया करने के लिए, अभी नए शुरुआत करने के लिए, क्योंकि इसका इंडिकेशन पहले से था नहीं, लेकिन हम समाजवादी पार्टी फिर भी प्रिपेयर्ड थी और समाजवादी पार्टी अभी भी अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग कर रही है। पर इसे कहते हैं ना कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, किसी को एडेड एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। जैसे राजभर जी ने कहा कि उनकी पार्टी कैसे करेगी, तो बिल्कुल सच बात है, जिनके पास पैसा नहीं बेचारे वो कैसे वो सारी चीजें करेंगे। हम लोग पूंजीपतियों की तो पार्टी नहीं, हम लोग तो गरीब वंचितों की पार्टी। तो हमें इस बात के लिए सोचना चाहिए और चुनाव आयोग को हम लोग के बारे में भी, सारे छोटे दल जो है या जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए और हमें जरूर कुछ रथ यात्राएं, कुछ रैलियां निकालने की परमिशन देनी चाहिए ताकि हम उसको कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से उसका पालन करते हुए हम ये सारी चीजें कर सकें। नहीं, उसमें तो देखिए अभी वो तो 15 तारीख के बाद ही, 15 तारीख, अभिषेक भाई, 15 तारीख के बाद ही उस पर विचार होगा कि कोरोना और ओमिक्रॉन के क्या हालात, उसके बाद ही उस पर चर्चा हो सकती है। राहुल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप है कांग्रेस IT सेल के। राहुल जी देखिए, अब चुनाव अब एक नए तरीके से लड़ा जा रहा है क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है कोरोना ओमिक्रॉन की। ऐसे में चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि भाई कोई भी रोड शो, रैली सब नहीं होगा।
हमने देखा कि कल ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाले चुनाव आयोग, उसके पहले प्रियंका गांधी ने एक नई शुरुआत की। फेसबुक पे, यूट्यूब से लोगों से जुड़ी, अपनी बात रखी, लोगों से बातचीत किया। तो क्या माना जाए कि अब ये तरीका होगा? तो आपने तो उसकी शुरुआत कर दी है, लेकिन बाकी जो छोटे दल हैं वो थोड़ा परेशान चल रहे हैं। तो आपकी क्या रणनीति रहेगी चुनाव में, कैसे आप उतरेंगे? क्योंकि अब आप जो है सड़कों पर उतर नहीं पाएंगे, रैली कर नहीं पाएंगे। यही नाते हमने हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने जो रैली उनकी उत्तराखंड में होनी थी, चुनावी रैली, उसको भी कैंसिल कर दिया था कोरोना के चलते। उन्होंने पहले ही डिसीजन लिया कि हम लोग कोरोना के चलते इस रैली को कैंसिल करेंगे। और अब हमारी आगे की रणनीति सोशल मीडिया के माध्यम से रहेगी। हम लोग रिलीज करेंगे, वर्चुअल रिलीज करेंगे, फेसबुक लाइव करेंगे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, इनके जरिए जो है अपनी बात कहेंगे। वैसे देखिए, जो माहौल इन 5 राज्यों के चुनाव में जो माहौल है, ऑलरेडी जो है माहौल इन सरकारों के खिलाफ है। 4 राज्यों में ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है। इन राज्यों के जो एंटी इनकम्बेंसी और जो फेलियर्स है, तो हमें लगता है कि हमें ज्यादा सोशल मीडिया पे लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग समझ चुके हैं इनकी जो नीतियां हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, वो ऑलरेडी जो है लोग समझ चुके हैं। तो हम अपनी तरफ से सोशल मीडिया पे जितना मैक्सिमम प्रचार करेंगे, उसके माध्यम से हम लोगों को बताने का काम करेंगे। ठीक है, मतलब आपकी तैयारी सोशल मीडिया के जरिए पूरी हो चुकी है, जिसकी बानगी कल हमने देख लिया है। अब अभिषेक जी आपके पास आएंगे, क्योंकि अब देखिए हम देखते हैं कि हम लोग भी जब कोई शो करते हैं, डिबेट शो करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो रिएक्शन आता है वो समाजवादी पार्टी के ही जो कार्यकर्ता होते हैं उनका आता है। तो हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पे समाजवादी पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं वो काफी एक्टिव है, आपके समर्थक भी काफी एक्टिव है। तो जो जिस तरीके से कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक शुरुआत की थी कि फेसबुक लाइव के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप सीधे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम यूपी में अगर हम बात करें करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों के हाथ में मोबाइल है, तो आप उन तक सीधे अपनी बात कर सकते हैं, जिसकी एक बानगी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल की थी। तो एक नए तरीके से चुनाव में जाना पड़ेगा, अब तो विकल्प यही है। देखिए, हम लोग इस चीज के लिए तैयार है रणनीति। हम कहाँ इस चीज को मना कर रहे हैं, बहुत सीधी सी बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तैयार है और हर तरीके से सरकार को हटाने के लिए एकदम सज्ज है, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, चाहे जो भी हो। लेकिन मैं एक बहुत सीधी सी बात कहता हूँ, कई बार मैं आपके चैनल पे ही जुड़ता हूँ, मैं कई जगह ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि फील्ड वर्क है, सारी चीजें हैं, तो जनता के बीच में भी रहना पड़ता है। और मैं आप लोगों से लाइव कार से जुड़ता हूँ या कहीं भी जुड़ता हूँ। आपने इंटरनेट कनेक्टिविटी देखी, कभी कभी हमारी आवाज साफ नहीं आती, कभी कभी सारी चीजें नहीं साफ आती। तो जब रूरल एरियाज में आपकी कनेक्टिविटी और सारी चीजें इतनी अच्छी नहीं है, तो ये सरकार को सोचना चाहिए ना कि कहां से निष्पक्ष चीजें हो पाएंगी। जो इस देश की 15 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है इस प्रदेश की, जिसको वोट कर रहा है, आप मुझे बताएं, अभी तो खाने दाने के लिए वो परेशान। सरकार कह रही है कि हम 15 करोड़ को अन्न दे रहे हैं और वो सारी चीजें बांट रहे हैं। क्या वो, आप मुझे बताएं कि वो अन्न खाना पसंद करेंगे कि इंटरनेट पे किसी चुनावी दल के राजनीतिक उस चीज को सुनना पसंद करेंगे? ये बहुत बेसिक सा सवाल है और चुनाव आयोग को इसके बारे में सोचना चाहिए, और ये बहुत जरूरी। जैसे राजभर जी का कंसर्न एकदम सही था, उनका भाई उनकी। अच्छा, एक चीज अभिषेक जी, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी मैंने अपने दर्शकों को बताया कि अखिलेश जी, शिवपाल जी, रामगोपाल जी और मुलायम सिंह यादव जी एक बैठक करने वाले हैं। हमने देखा कि भाई अखिलेश जी एक चेहरा है, युवा उनको काफी पसंद करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के चाणक्य हैं अमित शाह, वैसे आपके पार्टी के चाणक्य थे शिवपाल चाचा। तो अगर वो पार्टी में जुड़ते हैं, हम देखते थे कि भाई बूथ लेवल तक जो अमित शाह की पकड़ है वो शिवपाल यादव की पकड़ है, अगर वो साथ आते हैं तो ये लड़ाई आपकी और मजबूती से आप लड़ पाएंगे। अंजनी जी, देखिए, शिवपाल चाचा हमारे साथ आ ही गए, हमारा गठबंधन उनसे हो चुका है। हाँ। इसमें किसी को कोई शंका नहीं। और अच्छा, हम बूथ लेवल पे बहुत मजबूत हैं, हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत। अभी आपने जो 30 पंचायत चुनाव हुए थे, जहाँ मतदान जो है बैलेट से हुआ, आपने देखा होगा, उसको समाजवादी पार्टी नंबर 1 बन के निकली, जबकि सरकार ने पुलिस और सारी चीजों के दम पे कैसे जनता के मतदान को पलटने की कोशिश करी। लेकिन फिर भी हम ये बात कहते हैं कि हमें आत्ममुखता नहीं है। हमारे कार्यकर्ता बहुत बेसिक रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि जनता परेशान है और जनता एक बदलाव की ओर देख रही है, जनता अखिलेश जी की ओर देख रही है। 22 में हम आ रहे हैं, 10 मार्च को हमारी सरकार बनने जा रही है। ठीक है अभिनव, एक चीज और हमारे दर्शकों को बताएं, ये जो बात इसमें आई है कि 5 लोग जाके आप डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, क्या एक विधानसभा क्षेत्र में जो उम्मीदवार होगा सिर्फ वो 5 लेके जाएगा, या 5 अलग अलग जो टोली होगी वो अलग अलग जो है इलाके में जाके कैंपेन कर सकते हैं? इसके बारे में जरा बताएं, क्या क्या गाइडलाइंस है?
नहीं, बिल्कुल मैं बता दूं कि इसमें 5 अलग अलग लोग जो हैं वो जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। मतलब उनके कहने का मतलब है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पहले क्या होता था कि एक एक डोर पे जो है पूरा का पूरा मजमा चलता था, टोली चलती थी, 20 से 25 लोग चलते थे, झंडे बैनर के साथ चलते थे। लेकिन अब जो है ये रिस्ट्रिक्शन कर दिया है कि आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए महज 5 लोग जाएंगे और 5 लोग जाकर अगर चाहे वो प्रत्याशी के साथ या उनका कैंपेनर होगा, प्रत्याशी का कोई अपना आदमी व्यक्ति अपना कार्यकर्ता होगा, वो 5 लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन करेगा, अपनी बात कहेगा, अपनी चीजों को करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हम बता रहे थे कि उनकी भी चिंता वाजिब है कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो बोल रहे थे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है, लोगों को जो है इस तरह के इस चीजों का आभास नहीं होता है, लिंक खोलना अभी भी लोगों को इतना हाईटेक नहीं सोच गए कि लिंक खोलना वो उनको पता हो कि कैसे लिंक खोला जाता है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों को, लेकिन चुनाव आयोग अगर दूसरी तरफ देखे तो चुनाव आयोग ने जो इस तरह से पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के बाद आपने देखा था कि चुनाव आयोग की किरकिरी हुई थी, तमाम सवाल यही राजनीतिक पार्टियां उठाने लगी थी कि क्या जरूरत थी, उनको चुनाव टाल देना चाहिए था या चुनाव में रैलियों को परमिशन नहीं देना चाहिए था। आपने देखा कि 2 चरण का चुनाव पश्चिम बंगाल में हो गया था, उसके बाद जो है चुनाव आयोग को कैंपेन जो है वो रद्द कर दिया और पॉलिटिकल पार्टीज ने कैंपेन रद्द कर दिया था चूंकि कोविड के बहुत ज्यादा। और इस समय जो है आप देख रहे हैं कि जिस तरह का ब्लास्ट हो चुका है पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर, अगर आप देखिए दिल्ली से लेकर पूरे भारत में जिस तरह से कोविड का ब्लास्ट हो चुका है, लगातार जो है चाहे आप राजधानी लखनऊ की या उत्तर प्रदेश की बात कर लेंगे तो डेली 2000 से 4000 केसेस जो है वो अगर प्रॉपर तरीके से अगर इसका अगर आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाए तो इससे भी ज्यादा आंकड़े हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है आप और आने वाले समय में जो जिस तरह की जो WHO से लेकर आ रहा है कि फरवरी के महीने में और बड़ा ये जो है 3rd वेव आ सकता है, ऐसे में चुनाव आयोग को लोगों की जानमाल की भी चिंता करनी है। इसके अलावा जो चुनाव भी निर्धारित समय पे कराना है, तो जिस तरह का उसने गाइडलाइन बताई है, साफ कहा है कि 15 तारीख के बाद हम फिर से रिव्यू करेंगे और उस रिव्यू के बाद हमको अगर कोई सुधार होता है तो हो सकता है कि आगे चल के वो इसकी परमिशन भी दे दे कि आप थोड़ी मोटी नुक्कड़ सभा भी कर सकते हैं। अच्छा राहुल, अब देखिए अब ये कहा गया भाई 5 आदमी जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और हमने देखा है कई जगहों पर ये डोर टू डोर कैंपेन का जो फॉर्मूला है काफी सफल रहा है। हालांकि हम ये भी देखते हैं इसके पहले जो चुनाव होते थे उसमें जो मेन डोर टू डोर बात करने वाले लोग 4 ही 5 होते थे, बाकी लोग तो भीड़ में झंडा बैनर लेके खाली घुमा करते थे। तो अब चूंकि कोरोना प्रोटोकॉल है, गाइडलाइंस भी है, तो 5 लोग जो बेहतर आपके जो समझा सके अपनी चीजों को, आपकी नीतियों को, सरकार की जो कुनीतियों को, तो वो बेहतर हो सकता है। ये भी रणनीति बेहतर हो सकती है चूंकि जो गाइडलाइंस उसको फॉलो करना पड़ेगा, अब उसी के हिसाब से रणनीति बनानी पड़ेगी अब। जी बिल्कुल बिल्कुल, डोर टू डोर कैंपेन, बेसिकली डोर टू डोर कैंपेन जो होता है उसमें में हम अपनी बात अच्छे से समझा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं और एक अच्छा साधन है डोर टू डोर करने का। हम डोर टू डोर पे भी जाएंगे, नुक्कड़ सभाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नुक्कड़ सभाएं, नुक्कड़ नाटक, उस तरह की चीजें भी करेंगे, प्लान करेंगे और अच्छे से इसको हमारा सोशल मीडिया, सभी राज्यों में सोशल मीडिया की टीम ऑलरेडी गठित है और सशक्त टीम है। अपनी बात कहने के लिए बहुत अच्छा हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे और घर घर तक लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। अच्छा, एक चीज ये भी है राहुल, आईटी सेल आपका बहुत मजबूत है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल है, चुनाव आयोग भी उस पर मॉनिटरिंग करेगा कि कुछ ऐसे फेक न्यूज, फेक वीडियोज भी ना आ पाए। तो ये भी एक चुनौती आप लोगों के साथ भी होगी कि भाई आप जो है चूंकि डिजिटल तरीके से प्रचार करेंगे, लेकिन फेक न्यूज और फेक वीडियोस पर भी किस तरीके से आप कमांड कर पाएंगे, क्योंकि ये बड़ी चुनौती होती है। कई बार कार्यकर्ता उत्साह में आगे कुछ फेक न्यूज, फेक वीडियोस डालते हैं तो कहीं चुनाव आयोग को डंडा वहां न चल जाए, नुकसान न उठाना पड़े। इसको लेकर क्या रणनीति, क्या तैयारी रहेगी आपकी? देखिए, हमेशा से कांग्रेस का ये पॉलिसी रही है, हम लोग कभी फेक न्यूज फैलाने में विश्वास नहीं रखते। ये काम बाकी राजनीतिक दलों का है, भाजपा का है खासकर से। तो हम लोगों के पास एक QRT टीम है जो इन फेक न्यूज को चेक करती है और चेक करके उसको लोगों तक जो एक्चुअल जो फैक्ट होता है वो पहुंचाती है। तो हम लोग शुरू से इसमें बिलीव करते हैं, हम लोग कभी फेक न्यूज पे ना तो फैलाते हैं, ना हमारे कार्यकर्ता उस तरह का काम करते हैं। हाँ, QRT टीम इस बात के लिए जो है मॉनिटर करती है, कोई भी पार्टी अगर फेक न्यूज फैलाती है तो हम उसका काउंटर, उसको जो सही चीज है वो जनता तक पहुंचाते हैं। नहीं, ये रणनीति सही है। अब देखना ये भी होगा कि फेक न्यूज ना हो, फेक वीडियोज ना हो, क्योंकि चुनाव अब डिजिटल तरीके से हो रहा है और चाहे अभी पाबंदियां लागू ना भी हो, इसके पहले भी डिजिटल तरीके से चुनाव होता था। उस पर क्या बाकी पार्टियों की तैयारी, इस पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चूंकि चुनाव का ऐलान हो चुका है, इस बार नई चुनौतियां हैं, उसको देखते हुए नई रणनीति बनाई गई है। ज्यादा से ज्यादा आप डिजिटली चुनाव प्रचार करिए,
और बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि उनका आईटी सेल काफी मजबूत है। उसके मुखिया हैं अमित मालवीय, और उनकी क्या रणनीति रहेगी इस चुनाव को लेकर, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक चौबे ने। सुनिए चुनाव को लेकर क्या उनकी रणनीति है। 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो गई है। अब ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल हुआ, क्योंकि कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने भी एक निर्णय लिया है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी आईटी हेड अमित मालवीय जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, इस बार चुनाव घोषणा हो गई है, अब ज़्यादा डिजिटल होगा और कहा जाता है कि डिजिटल में अगर बीजेपी की कोई तोड़ नहीं है। देखिए, पार्टी के लिए डिजिटल माध्यम पे चुनाव का प्रचार प्रसार करना कोई नई बात नहीं है। हम हर चुनाव में डिजिटल माध्यम का पूरी तरह उपयोग करते हैं, चाहे वो ई रैलीज हो, चाहे डिजिटल माध्यम या सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का विषय हो। भारतीय जनता पार्टी का पूरा विश्वास है कि इस माध्यम को इस्तेमाल करना चाहिए। जहां तक इलेक्शन कमीशन के नियम और कानून की बात है, जिस प्रकार की आज परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए ये नियम बनाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी इन नियमों का पूरी तरीके से पालन करेगी। डोर टू डोर कैंपेन में जो रियायत दी गई है उसके अंतर्गत हमारे कई सारे कार्यकर्ता ज़मीन पर भी उतरेंगे, लेकिन प्रदेश से लेकर बूथ इकाई तक हमारा हर कार्यकर्ता आईटी और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सक्षम है। सहज तरीके से इन माध्यमों का इस्तेमाल होता है। आने वाले दिनों में आप बड़ी ई रैलीज देखेंगे। हम पहले भी इस प्रकार की रैलीज अन्य प्रदेशों में कर चुके हैं, जहां लाखों की संख्या में लोग इन कार्यक्रमों से जुड़े हैं। तो हम इलेक्शन कमीशन के इस अनाउंसमेंट का स्वागत करते हैं। जो कानून और नियम बनाए हैं वो सभी पार्टियों पर लागू होते हैं, हम भी उसका पूरी तरीके से पालन करेंगे। पर अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव ने एक आपके ट्वीट का हवाला देते हुए कि आप भ्रम फैला रहे हैं और उस फोटो में कोई और था। हार के कारण अभी से ढूंढ रहे हैं अखिलेश यादव। 10 मार्च को जब परिणाम आएगा तब उनको पता चलेगा कि जनादेश उनके पक्ष में नहीं है। तब तक जो हवाई बातें करनी है कर सकते हैं। अभी उन्होंने एक बाइट दिया और कहा है कि बीजेपी इस बार यूपी में सफाया हो जाएगी। 10 तारीख का इंतज़ार करना चाहिए। सत्ता में कौन रहेगा और नहीं रहेगा ये जनता तय करती है। अखिलेश यादव अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ना ले। 10 तारीख को जब जनादेश आएगा तो उनको इस बात का जवाब स्वयं जनता देगी। तो 10 तारीख को जब निर्णय आएगा उसके बाद जनता किसको जवाब देती है ये आने वाला वक्त बताएगा। दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो अमित मालवीय को आप सुन रहे थे, बीजेपी आईटी सेल के हेड है वो, और वो पूरी रणनीति बनाते हैं कि क्या जो है सोशल मीडिया पे देना चाहिए, क्या हटाना चाहिए, ये सारी रणनीति उनकी रहती है। और कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक तस्वीर शेयर की थी जिसको लेकर अखिलेश यादव काफ़ी नाराज़ भी हो गए थे, और उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती तो सबसे पहले इस शख्स के ऊपर FIR करूँगा और इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और डॉक्टर अभिषेक राय जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अभिषेक राय जी, अभी देखिए आप मालवीय जी को सुन भी रहे थे और उनसे हमारे सहयोगी दीपक ने पूछा कि भाई अखिलेश जी नाराज़ थे कि भाई आपने उनका भेजा इस्तेमाल किया फोटो का जिसमें वो थे नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई वो हार से बौखला है और इसलिए से वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए अंजनी जी, अमित मालवीय जी जो है वो झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं। अच्छा। और अमित शाह जी जब आईटी सेल में भाषण देते हैं, कहते हैं कि कैसे झूठ को प्रोपेगेट करो, ये सबको पता है। और रही बात, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, FIR हम इधर ही करने जा रहे हैं। अच्छा। कार्रवाई सरकार आने के बाद करेंगे। FIR अमित मालवीय को होने जा रही है, इसके लिए चिंता ना करें। हमारा प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्दी राज्यपाल को, उपराष्ट्रपति को और सारे उसको ज्ञापन देने जा रहा है और इनके खिलाफ FIR दर्ज कराने जा रहा है। नहीं, ये तो और पहले करना चाहिए था आपको, क्योंकि अगर आपको लगे कि आपका गलत फोटो लगाया गया है तो पहले ही करना चाहिए था। इंतजार कर रहे थे आप लोग। बिल्कुल कोई इंतजार नहीं था। हाँ। कोई इंतजार नहीं था, क्योंकि सरकार में आप देख रहे हैं कि तुम्हें चुनाव का पर्चा भरने नहीं देते। ये तो हमारी बहन की साड़ी उतार देते हैं और हम FIR दर्ज कराने जाए, पुलिस भी इनकी और वो भी इनका। अब तो चुनाव आयोग का निष्पक्ष वो है आयोग, उसमें हम ये जान रहे हैं, उसमें हम ये करने जा रहे हैं। और आप देखिएगा इनके ऊपर कार्रवाई हो गई। ये फेक न्यूज चलाने में, जितने प्रोपेगेंडा करने में अमित मालवीय जी माहिर है, उससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता। आप बताइए, 15 करोड़ वोटर हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और ये लोग कहते हैं 15 करोड़ को हम अनाज बांट रहे हैं। यानी आप, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, मेरे को भी अनाज दे रहे हैं, मैं भी 15 करोड़ वोटरों में आता हूँ। तो ये कितना बड़ा झूठ है। ये कहते हैं 80 करोड़ को ये लोग पूरे देश में राशन बांट रहे हैं। पूरे देश में 80 करोड़ को राशन बांट रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये सरकार में आए थे 2014 में,
तो इनके पास जब इनको सरकार मिली थी कांग्रेस से, तो कितने लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन थे। आप अनाज किसको बांटते हो? बिलो पॉवर्टी लाइन को बांटते हो कि मध्यम वर्ग को भी बांटते हो? आप जो टैक्स पेयर्स है, मध्यम वर्ग और जो बिजनेसमैन, उनको तो आप परेशान करते हो। हाँ। आपने महंगाई को कहां से कहां ले गया, उसमें अमित मालवीय जी कोई ट्वीट नहीं करेंगे, उसपे वो कोई चीज नहीं बनाएंगे, क्योंकि पता है कि उनके पास जवाब नहीं। 700 किसानों की शहादत हो जाती है, उसमें अमित मालवीय जी का कुछ नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां कमजोर है। माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, माफी मांग के और कहते हैं भैया हमने वापस ले लिया बिना बहस के। तो ये जनता बहुत अच्छे से देख रही है। सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, ये हमारे मेमेज बनाते हैं। तो अरे भाई, आपके बनाने से क्या हो जाएगा? आप जितना हमारे ऊपर हमला करो, हम बहुत मजबूत होने वाले हैं। और जितना अमित मालवीय जी, एक चीज ये भी देखा हमने अभिषेक जी, आप लोग बड़े थोड़ा सा वो एग्रेशन वाले मूड में आ गए। हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 महीने से अब आपके तमाम कार्यकर्ता नेता भी हैं कि लगता है कि आपकी सरकार आ ही गई। आप लगातार बोल रहे हैं कि इन अधिकारियों को पहचान लो, चुनाव बढ़ने के बाद इनको देख लेंगे, अमित मालवीय को देख लेंगे। आप इस मूड में क्यों आ रही है? ये उल्टा ना हो जाए, ये रणनीति आपकी उल्टी न पड़ जाए। अंजनी जी, मैं एक चीज बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ, हम लोग कोई उल्टी नहीं थे, पर कब तक हमें दबाओगे? कब तक हमें विपक्ष को इतना यही तो परेशान करोगे? देखिए, यही तो आप पॉइंट देते हैं। अभी आप सत्ता में नहीं है, तब आप धमकी दे रहे हैं। अंजनी जी, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दे, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दे प्लीज। मैंने बोला ना कि कब तक आप दबाओगे? अगर कहते हैं अधिकारी निरंकुश हो जाए, उसे ये पता है कि भाई हमें शासन का हाथ है और साथ है, और वो कुछ क्या कहते हैं, जनता से जमे हुए मुद्दों पे हमें बात ना करने दे, हमारी बात ना सुने, तो उन्हें बताना तो पड़ेगा ना साहब कि निष्पक्ष होकर काम करो। हम आज कल जब भी सरकार में आएंगे, ऐसा तो नहीं वो अधिकारी तो अधिकारी ही रहेगा ना। जी जी जी, वो अधिकारी तो अधिकारी रहेगा ना, निष्पक्ष। अभिषेक भाई, एक उदाहरण आपको याद है? एक उदाहरण, मेरे कंप्लीट 10 सेकंड। आपने देखा होगा, अभी ईडी के डायरेक्टर ने कल बीआरएस ले लिया और वो साहिबाबाद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कानपुर के कमिश्नर ने कल बीआरएस ले लिया, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जो ठीक है, ये हमको समझ में आया। ये आप जनता को बेहतर समझाएं तो हो सकता है आपके लिए पॉजिटिव हो। लेकिन जो मेरा ये कहना था कि आपने आजम खान साहब को सुना होगा 2017 में, वो ये कह रहे थे कि भाई इन अधिकारियों को पहचान लो, इनसे हम बहन जिनका चप्पल साफ करवाएंगे। तो कई बार इस तरह के बयान, इस तरह का रिएक्शन उल्टा पड़ जाता है आपके लिए। आप मुझे एक चीज बता दो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने या हमारे पार्टी के किसी ऑफिशियल प्रवक्ता ने इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया है? मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कुछ जगहों पे मैंने देखा था, कुछ जगहों पे ये पोस्टर लगे थे कि सरकार आने के बाद हम चुन के बदला लेंगे। देखिए, ऐसा कोई पोस्टर समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं लगा, ना समाजवादी पार्टी इस चीज को सपोर्ट करती है। मैंने बोला ना, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या हमारे किसी प्रवक्ता या किसी जो मीडिया से ऑफिशियल स्टेटमेंट देने के लिए अधिकृत है। अरे सर, अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोले कि अमित मालवीय के खिलाफ हम केस करेंगे, सरकार बनते ही मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ठीक है सर, मैं चर्चा करूंगा चूंकि बीजेपी की तरफ से अभी हमारे पास कोई आ नहीं पाया। डिप्टी सीएम क्या कुछ कर रहे हैं इस पूरे मसले पर, वो भी आपको बताते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जुबान पर अब चुनाव दंगल का एजेंडा आ गया है। चुनाव से जुड़े हर सवाल पर डिप्टी सीएम अब विकास की दुहाई दे रहे हैं। यूपी के लोगों की जिंदगी में सुधार की दुहाई दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, और उनसे हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा ने बातचीत की। सुनिए उनका क्या एजेंडा रहेगा। उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो गया है, जिसका इंतजार सभी को था, तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम जनता को। अब वो दिन आ गया है, यानी कि 10 फरवरी से चुनाव शुरू हो जाएंगे और 7 मार्च तक ये चुनाव चलेंगे। 10 तारीख को काउंटिंग होगी और पता चलेगा कि सरकार फिर से रिपीट होती है या किसकी बनती है। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई, क्या कहना है? सबसे पहले तो चुनाव की तिथियों की घोषणा हो गई, ये हम सबको प्रतीक्षा थी, हम उसका स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हर प्रकार से तैयार है। और 2022 का चुनाव हम 2017 की तरह फिर से जीतेंगे। फिर से सुशासन का, विकास का, गुंडागर्दी से मुक्ति का, भर्तियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का फिर से हमारा कमल खिलेगा। फिर से सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों सब एक हो जाएंगे, तब भी भाजपा की विजय होगी, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, जनता के आशीर्वाद से। सर, 2014 में प्रचंड जीत, 2017 में उससे भी प्रचंड, 19 में और ज्यादा, 2022 में क्या? मैंने कहा कि 2014, 2017, 2019 3 बार हम जीत चुके हैं, चौथी बार जीतेंगे और जीत का
चौका वह भाजपा का भी होगा, वह उत्तर प्रदेश की जनता का भी होगा। इस बार सर कोरोना का संक्रमण भी फैल रहा है, चुनाव आयोग ने कहा है कि अधिक से अधिक डिजिटल पर जोर लिया जाए, तो बीजेपी की कैसी तैयारी है? ये भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार से चुनाव के लिए तैयार है। डिजिटल प्लेटफार्म से जाना होगा, वर्चुअली रैली करना होगा, एक्चुअली रैली करना होगा, हम हर प्रकार से तैयार हैं, हमारी पार्टी तैयार है और हमें भरोसा भी है कि जिस भी प्रकार से आयोग जो भी कर रहा है वो जनता की सुरक्षा को ध्यान में रख करके कर रहा है। इसलिए हम चुनाव आयोग के हर निर्देश का पालन करते हुए और उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। सर इस बार हिंदुत्व मुद्दा रहेगा कि विकास? देखिए, हिंदुत्व तो जीवन शैली है, हिंदुत्व को अलग करके कुछ सोचना व्यर्थ है, लेकिन हमारा अगर भाषा की दृष्टि से जाए तो हमारा मुद्दा तो विकास है, हमारा मुद्दा सुशासन है, हमारा मुद्दा लोगों गरीबों को जीवन स्तर को सुधारना है, हमारे मुद्दा किसानों की आमदनी बढ़ाना है, हमें भर्तियों से भ्रष्टाचार खत्म करके अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने का काम करना है। इंफ्रा हमारा देश के सभी प्रदेशों से सबसे अच्छा, इस पर हमारा जोर है और इस दिशा में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। डबल इंजन की सरकार ने काम किया है और उसी का परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। तो डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हम जीत का चौका लगाएंगे, वर्चुअल और एक्चुअल हर तरीके से हम चुनाव के लिए तैयार है। इसके अलावा जो हिंदुत्व का आपका मुद्दा होगा वो हिंदुत्व भाई जीवन शैली है, विकास का उनका मुद्दा रहेगा। राहुल जी आपके पास आएंगे। देखिए, जो डिजिटल कैंपेनिंग की बात आप कर रहे हैं उसमें क्या आपका मुख्य एजेंडा रहेगा, और जिस तरीके से अभी बीजेपी के लोग विकास और धार्मिक और सांस्कृतिक इस कॉकटेल को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो चूंकि अब सारी लड़ाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगी और हमने देखा था इसके पहले भी चुनाव में आप लोग बेहतर इसका इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से जो है कैंपेन करते हैं आप लोग, क्या क्या वो प्लानिंग आपकी रहेगी, किस तरीके से आप सरकार की पोल खोलेंगे, क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, जिस तरीके से सरकार के फेलियर्स हैं, हाँ, जिस तरीके से गंगा में तैरती लाशें लोगों ने देखी, हाँ, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, जिस तरीके से जो है आज सिलेंडर 1000 के पार है, ये जो फेलियर सरकार, महिला उत्पीड़न में आज हाथरस को लोग भूले नहीं है, तो इस तरीके से जो चीजें हुई हैं पिछले दिनों लोग जान चुकी है और हम उसी को जन जन तक पहुंचाएंगे, लोगों को बताएंगे किस तरीके से लोग आज दुखी हैं इन सरकारों से। तो हमारे पास पूरी तैयारी है, हम लोग पूरी तैयारी के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके इन सरकारों की पोल खोलने का काम करेंगे। अच्छा, इसमें अभी जो रणनीति प्रियंका गांधी ने अपनाई थी, चूंकि कल फर्स्ट टाइम था कि वो सीधे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लाइव लोगों से बातचीत कर रहे थे, क्या इसके अलावा कोई और भी तैयारी है? कोई आपका ऐप आएगा, कुछ और चीजें, या इस तरह की कोई रणनीति आगे भविष्य में? सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हमारे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक लाइव हो, ट्विटर लाइव हो, हम हर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और आगे आने वाले टाइम में जो बेहतर हो सकेगा, जिससे हम ज्यादा लोगों तक जुड़ सकेंगे, वो सभी चीजों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ऐप भी ऑलरेडी हमारी है, डिजिटल ऐप हमारी है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए जो प्लेटफॉर्म हम यूज करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जोड़ने का काम करेंगे। अभिनव आपके पास आएंगे। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि अखिलेश यादव बयान दे रहे थे कि बाबा मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने लैपटॉप खोल दो तो घबरा जाते हैं, और हम विदेश में पढ़ के आए, हम बहुत टेक्निकली स्मार्ट हैं। तो अगर आप टेक्निकली स्मार्ट खुद मुखिया हैं तो उनके कार्यकर्ता भी टेक्निकली स्मार्ट होंगे। जब टेक्निकली स्मार्ट मुखिया होगा तो टेक्निकली बेहतर जो है चुनाव प्रचार भी करेगा। तो अगर हम पूरे यूपी के सारे नेताओं की बात करें तो कौन कितना टेक्निकली स्मार्ट है और कौन कितना एक्टिव रहेगा इस डिजिटल कैंपेनिंग में? देखिए, इस बात का खतरा अखिलेश यादव को निश्चित तौर पे होने लगा है कि चूंकि डिजिटल से अगर दिया जाए, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कैंपेनिंग न करने का, जनता के बीच में न जाने का अगर चुनाव आयोग ने फैसला किया है, तो ऐसी सूरत में सब तक जुड़ पाना ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। और आपने सही कहा कि हर रैलियों में उन्होंने कहा कि बाबा को कंप्यूटर दिखा दीजिए, तो बाबा को कंप्यूटर देखने के बाबा को पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, बाबा को कंप्यूटर खोलना नहीं आता है। और अखिलेश यादव ने साफ कहा कि मैंने कंप्यूटर को, सबसे बड़े लैपटॉप जो है लोगों को वितरित किए थे। लेकिन इन सबके बीच में जो है कल जिस तरह का उन्होंने इलेक्शन आने के बाद तुरंत जैसे ही घोषणा हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज़ें जो है वो जनता के बीच में जाने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, और छोटे दल जो है वो इसके लिए अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है इसका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो एजेंडा था, जो पहले से हालांकि अखिलेश यादव इसकी तैयारी कर रहे थे, बहुत टेक्नोक्रेट हैं, वो चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं, खुद भी इंजीनियर हैं वो, ऐसी सूरत में उन्होंने इस तरह की चीज़ों को बहुत
हाईटेक बनाया, अपने ऑफिस को बहुत हाईटेक बनाया है, लेकिन शायद जनता को हाईटेक बनाने का जो इनका निर्णय था, जो अपने कार्यकर्ताओं को हाईटेक बनाने का जो निर्णय था, उसमें शायद थोड़ी देरी हो गई है और जिसका जो है अब समय रह नहीं गया है। लेकिन इसी सब के बीच में इनको जाना पड़ेगा, जनता से अपनी बात को कहना पड़ेगा और अपने 10 मार्च के रिजल्ट का इंतजार भी करना पड़ेगा। और इसके लिए जो रणनीति है वो आज जो इनके रणनीतिकार हैं वो बाकायदे बैठेंगे। इसमें शिवपाल सिंह यादव के साथ उनकी मीटिंग होनी है, राम गोपाल यादव जो कि चाणक्य बताए जाते हैं, पूरे उसके जो है जो चीजों को, इन लोगों के साथ अपने आईटी सेल के साथ वो बैठेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर हम जनता के बीच में लोगों तक हम कैसे कैसे पहुंच पाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके पहले कांग्रेस ने बड़ी तैयारी कर रखी थी। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में इसमें महारत है, इसको उसने पूरी तरह से इसको ग्रैब कर रखा था। लेकिन अब अगर आप पीएसपीएल के अलावा ओम प्रकाश राजभर की बात करेंगे, आप अगर अन्य छोटे दलों की बात करेंगे, वो लोग अभी इस पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो पाए। जो बड़ी पार्टियां हैं अभिनव, चूंकि बड़े करीब से आप नजर रखते हैं सभी बड़ी पार्टियों पे, ये जो यूपी की बड़ी पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है, कांग्रेस, बीजेपी, तो सपा भी टेक्निकली रूप से बहुत पीछे नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी से थोड़ा ही पीछे होगी। लेकिन इन सब मामलों में जब हम बीएसपी की बात कर लें, मायावती के बारे में भी कहा जाता है कि वो मीडिया फ्रेंडली नहीं है, लेकिन इस बार पहली बार हमने देखा कि वो थोड़ा सा मीडिया के करीब आते दिख रही है। पहली बार आपने भी, जब आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो आपने भी देखा होगा कि वो कुछ सवालों का उन्होंने जवाब दिया, नहीं तो इसके पहले वो पीसी करती थी और आप लोगों से बोलती थी भैया ये नाश्ता लगा, खाना खाओ जाओ। तो थोड़ा सा वो मीडिया फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे कैसे वो खुद को एक्टिव करेंगे, बाकी अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करेंगी, ये चुनौती होगी। देखिए अंजनी, मैं यही कहने जा रहा था, अभी मायावती की ही बात पे आ रहा था कि आप देखो तो मायावती ने अभी कुछ साल पहले ही ट्विटर अकाउंट अपना खोला है। अभी फेसबुक पर वो आई हुई हैं, उनका फेसबुक पर जो है ऑफिशियल उनका अकाउंट है, लेकिन उनके जो वर्कर हैं वो इसके लिए तैयार नहीं है। उनका वर्कर देखो ना, उनका जो वर्कर है वो इस तरह का नहीं, उनका जो कार्यकर्ता है वो ग्रामीणों में उतना हाईटेक नहीं है कि वो वर्चुअली चीजों को, ठीक है कि अब भारत में हर आदमी के पास जो है वो डिजिटल स्मार्टफोन हो चुके हैं, स्मार्टफोन में वो फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से चीजों को कर रहा है। लेकिन जो मायावती का कैडर वोट बैंक है उस पर अगर आप जाएंगे तो वो अभी उतना तैयार नहीं है कि वो चीजों को लॉग इन कर सके, वो इनकी वर्चुअली बातों को सुन सके, वो वर्चुअली इनकी बातों को ग्रैब कर पाए। उसको सीधा समझ में आता है कि बहन जी की रैली है, उस रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ में पहुंचना है और वहां पे उनका कम्युनिकेशन, जो भी उनका निर्देश है उसको सुनना है। लेकिन ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा, इसीलिए मायावती ने जोर दिया। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जो सुनी है उसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो कार्यकर्ता है उसको चुनाव आयोग ये सुदृढ़ करे कि वो हमारा कार्यकर्ता प्रॉपर तरीके से जाके वोट डाल सके, उसको वोटों में रोका ना जाए, उसको किसी तरह से प्रताड़ित ना किया जाए, उसको किसी भी प्रकार के इससे महरूम ना किया जाए। इसीलिए क्योंकि मायावती इस चीज को समझती हैं कि अब उनके साथ देर हो चुकी है। अब वो जो चीज उनको शुरू से करना चाहिए था, जब मीडिया से वो भाग रही थी, मीडिया की बातों को, वो वन साइडेड कम्युनिकेशन था। हम लोग जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, वो एक 4 पन्ने का प्रेस नोट लाती थी, उसको पढ़ती थी और सीधा उठ के चली जाती थी। उसके बाद कोई भी जो है उनका कोई भी चीज वो सुनती नहीं थी और खासा। लेकिन अब चूंकि उन्होंने 2 साइडेड कम्युनिकेशन कर दिया है, अब जो है वो कुछ क्वेश्चंस को लेती भी हैं, लेकिन ये चीजें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, ये चीजें उनकी जनता। और आप देखें तो इस पूरे 5 साल में वो उन्होंने एक भी रैली नहीं की, अभी जनता के बीच में गई नहीं। और उनके जो कार्यकर्ता, सबसे मेरी कल रात में बसपा के 3 प्रत्याशियों से बात हो रही थी, उनका साफ तौर से कहना था कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि मायावती जब रैली करती हैं, जब उनका हेलीकॉप्टर उतरता है तो माहौल बनता है। माहौल इस बात का बनता है कि उनके जो वोटर हैं वो बहन जी को देखना चाहते हैं। 5 साल से उन लोगों ने देखा नहीं, उन्होंने टीवी में देखा है सिर्फ, लेकिन मायावती को वो देखना चाहते थे। लेकिन अब देखना चाहिए, तो इस बात की चिंता उनको थी कि हम कितना वर्चुअलाइज कर पाएंगे, हम कितना डिजिटलाइज कर पाएंगे, हम कितने लोगों तक है। उनके पास सिर्फ और एक सबसे बड़ा उनके पास जो अगर हथियार है वो डोर टू डोर कैंपेन का है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है। 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर की एक विधानसभा होती है, कई जगह 35 किलोमीटर की एक विधानसभा है। और पूरे विधानसभा को एक प्रत्याशी नया, जिसके पास समय कम है, अगर आप फर्स्ट फेज देखेंगे, अगर आप पश्चिम का फर्स्ट फेज देखेंगे, उनके पास महज 1 महीने का वक्त बचा हुआ है। बिल्कुल, उसमें वो कितनी जल्दी अपने सारे डोर टू डोर कनेक्ट कर पाएंगे, कितना लोगों से मिल पाएंगे, क्योंकि उनके पास रैली का परमिशन नहीं है, उनके पास नुक्कड़ सभा का परमिशन नहीं है। अभी मैं देख रहा था आपके जो कैडर है, जो समाजवादी पार्टी के, आप भी आपकी कैडर बेस्ड पार्टी है,
जो आपके जमीनी कार्यकर्ता मैं देख रहा था, वो भी ऐसा नहीं कि वो टेक्निकली बड़े स्मार्ट हैं। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, क्योंकि मैं पड़ोस से आता हूँ, अम्बेडकर नगर के पड़ोस से आता हूँ, वहाँ पर आपके कुछ कार्यकर्ता वो वीडियो बना के अखिलेश जी को भेजे थे कि भाई किस तरीके से अगर जो टिकट का बंटवारा हो तो उसमें हम लोगों की राय ली जाए। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिया था, तो ये वीडियो बना के वो आपके पास भेज भी रहे। और आप अगर कुछ उनको वीडियो बना के या कोई ग्रुप बनाकर उन तक कुछ बातें पहुँचाना चाहते हैं तो तेजी से ये कम्युनिकेशन का मामला बनेगा, एक बेहतर सामंजस्य बन सकता है। ये भी एक तरीका है। देखिए, हम बहुत सीधी सी बात कह रहे हैं कि हम लोग जो है ये काम तो कर ही रहे हैं। हमने ये नहीं बोला कि हम इस चीज के लिए प्रिपेयर थे, हमारा IT सेल काम कर रहा है। हाँ। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हमारे सारे काम चल रहे हैं। हमने ये बात नहीं कही, हम बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं। पर जैसे अभी मैं सुन रहा था पांडे जी को, उनका ये कहना जो था कि जो एक पर्सनल टच होता है, हाँ। जब वो अपने नेता को देखते हैं तो उसकी अलग ही बात होती है। बिल्कुल। और वो जो कहते हैं वो सुनामी आती है, उत्तर प्रदेश में सुनामी आने जा रही है। तो रही बात, अभी आप कह रहे थे कि योगी जी और अखिलेश जी में कंपैरिजन कर रहे थे। मैं आपको बहुत सीधी सी बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का IT सेल बहुत स्ट्रांग है। देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पर अगर आप हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोफाइल चेक करेंगे और माननीय योगी जी का प्रोफाइल चेक करेंगे तो आपको फॉलोअर्स के अंतर से समझ में आ जाएगा। कितने ट्वीट्स होते हैं, कितने रीट्वीट्स होते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, जबकि बीजेपी का IT सेल इतना स्ट्रांग है उसके बाद भी। तो इससे पता चलता है कि अखिलेश जी युवाओं के नेता है, उत्तर प्रदेश की उम्मीद है और अखिलेश जी तो इसीलिए तो मैं सर कह रहा हूं, आप इन प्लेटफॉर्म का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। युवाओं में अच्छी इमेज है और ज्यादातर युवा जो है आजकल स्मार्टफोन को रखते हैं अपने पास, तो बेहतर तरीके से आप जो है। मैंने आपसे एक बात कंसर्न शुरू में ही कहा था, हम इस चीज से नहीं डर रहे। मैंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जी कि अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी का क्या स्टेटस है। ये सरकार जैसे लखीमपुर में कांड होता है, वहां की इंटरनेट कनेक्टिविटी उसने बंद कर दी, तो ये हम कहां से उस पर चले जाएंगे। अब सर जब आचार संहिता लग गई तो आपको लगता है कि अभी भी ये ऐसा हो सकता है? नहीं, यही बात हम चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। और जितने भी वो लोग हैं कि कहते हैं पक्षपात नहीं होना चाहिए। हाँ। कि हमें रैली करने का वो नहीं मिल रहा है और बाकी लोगों को रैली करने के परमिशन मिल रही है। हाँ। सारी चीजें, हाँ, ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज तो नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से आप देखें अभिषेक जी, तो मायावती जी ने तो अभी अपनी जो हम लोग यूपी में बोलते हैं ना, बोहनी भी नहीं की थी। उन्होंने तो अपना कोई भी कार्यक्रम, कोई भी रैली नहीं की थी। राहुल जी आपके पास आएंगे। देखिए, तमाम चीजें हैं। अब आपने बीजेपी को सुना कि इस बार चौका लगाएंगे, समाजवादी पार्टी का भी मामला था कि भाई IT सेल उनका भी काम कर रहा है। लेकिन एक ये होता है कि भाई अगर हमारा नेता लोगों के बीच में पहुंचता है तो एक माहौल बनता था। हम लोग बोलते थे ना, अपने मीडिया में चर्चा करते हैं कि आखिरी वक्त में एक लहर आती है, सुनामी आती है और माहौल बदल जाता है। तो उस चीज की कमी आखिरेगी इस बार? जी देखिए, कमी आखिरेगी बिल्कुल। जो कैंपेन जो ग्राउंड लेवल पे होता है उसमें जरूर लोग अपने नेता को देखना पसंद करते हैं। बट अब जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जो गाइडेंस तय की है तो हम उसका पालन करते हैं और करना भी चाहिए। जिस तरीके से महामारी फैल रही है तो हमें उसका, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो सरकार, जो चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दी है उसको हम लोग फॉलो करेंगे अच्छे से और उसी के चलते जो है उन्हीं सीमाओं में काम करेंगे और इन सरकारों की पोल खोलने का काम करेंगे। अभिषेक जी, मैंने ये देखा था कि चाहे अखिलेश जी हो, बाकी लोग हों, बाकी आप लोग लखनऊ में बैठ के या दिल्ली में बैठ के रामगोपाल जी रणनीति बढ़िया बना लेते हैं, लेकिन ग्राउंड पर अपने कार्यकर्ताओं को, आपके जो कैडर वोट है पार्टी के, उन लोगों को आप कैसे कर पाएंगे? कई बार हमने देखा कि वो लोग काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं। तो ऐसे में उनको भी समझाना, उनको भी जागरूक करना और अपने वोटर्स को भी जागरूक करना, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी कि भाई कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करना, बच बचा के अपना चुनाव भी करना है और जीतना भी है। अंजनी जी, अगर आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में जितने भी नेता आज के दौर में हैं, उनमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पर्सनल पब्लिक टच है कि वो अपनी सिक्योरिटी के साथ छोड़ते हुए सबसे हाथ मिलाते हैं। अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता अगर पार्टी कार्यालय पहुंच जाता है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसकी बात सुनने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। उनकी पब्लिक कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा है तो उनका बहुत सीधा सा आदेश है। ये एक, हम पिछले दो साल से इसमें काम कर रहे हैं। इस बार हम लोग को बहुत अनुशासित रह के चुनाव लड़ना है क्योंकि हमें और कुछ नहीं करना। भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से और जनता को जो इसने परेशान किया, ये हारने की तैयारी इन्होंने पूरी कर ली, अपनी विदाई की तैयारी पूरी कर ली और उम्मीद की लहर जो है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। यही तो सर, यही तो मेरा सवाल था। आपके जो कार्यकर्ता हैं
जिनका जितना मेरा पाला पड़ा बड़े एग्रेसिव रहते हैं, उनको कैसे आप काबू कर पाएंगे जैसे उनके ऊपर वो आचार संहिता के उल्लंघन में न फंस पाए और अपना बेहतर तरीके से प्रचार भी कर सके? देखिए, इसके लिए हमारी पार्टी से दिशा निर्देश जारी होने जा रहे हैं और हमारा सारे पार्टी कार्यकर्ता बहुत अनुशासित है। उन्हें पता है कि हम 10 मार्च को हमारी सरकार बनने जा रही है, अखिलेश जी आ रहे हैं, तो वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हर बयान का, हर स्टेटमेंट का अक्षरशः पालन करेंगे और चुनाव आयोग के जो भी गाइडलाइंस बनी है उसको समाजवादी पार्टी बहुत गंभीरता से उसका पालन करेगी। अच्छा, ये एक सवाल मेरा ये भी था, आपने बोला था कि भाई सारे लैपटॉप हमने बांटे, अभी तक काम कर रहे हैं, तो इस बार तो वो लैपटॉप आपके काम आ जाएंगे जो आपके कार्यकर्ता है जिनको लोगों ने आपने दिया था उस माध्यम से, तो भाई हाँ बिल्कुल आएंगे वो हमारे काम। हम यही तो बात कह रहे हैं कि हमने काम करके दिखाया। अच्छा, मैंने आपसे बार बार ये बात कही कि हम पहले से प्रिपेयर थे। हाँ, अगर 12 में हमने तो फिर ये चीज अभी शुरुआत में आपने क्या कहा कि हम अपील करेंगे कि कुछ और हमको रैली करने का मौका देते, कैसे आपको मौका देंगे? अगर आप अपील करेंगे तो बाकी पार्टियां, मायावती जी बोलेंगे हमने तो भाई शुरुआत ही नहीं की है। अंजलि जी मैं कंप्लीट कर लूं, प्लीज मेरी बात सुन ले जी। हमने आपसे स्टेटमेंट दिया, बहुत जिम्मेदारी से स्टेटमेंट दिया कि आप ये समझे, हम अपील ये करेंगे कि हमें भी कुछ रैलियां करने का मौका दे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो 403 विधानसभाओं में पहुंच के जो पर्सनल टच था, जो कार्यकर्ता उनको देखना चाहते हैं जी, अगर कोरोना की प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए एकदम बहुत जिम्मेदारी ये जो राहुल जी ने अपनाया था तरीका कि प्रियंका जी और राहुल जी फेसबुक लाइव पे, यूट्यूब लाइव पे जा रहे हैं, लोगों सवाल जवाब कर रहे हैं, वो करेंगे, वो सारी चीजें करेंगे, वो सारी चीजें हम करेंगे। लेकिन मेरा कंसर्न आप समझ लीजिए, बिल्कुल मैं समझ रहा हूं जी, कि कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मैं बार बार इस लाइन पे स्ट्रेस दे रहा हूँ। बिल्कुल। चलिए, चूंकि अब देखिए समय हमारे पास इतना ही था। राहुल जी आपका, अभिषेक जी आपका और अभिनव आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरी बातचीत के लिए। तो चुनौतियां बड़ी हैं, चूंकि खतरा बहुत बड़ा है और उन खतरे के बीच हमको चुनाव में जाना है, तो ऐसे में हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति है, लेकिन देखना ये होगा कि हम कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन न करें, क्योंकि ये खतरा फैल सकता है। इसी के साथ यहाँ छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, फौरन हाजिर होंगे।